ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। आज धनतेरस है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धनतेरस का त्योहार जो कार्तिक की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। तेरस का मतलब त्रयोदशी। इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो धन्वंतरी देव थे या भगवान धन्वंतरी भी कह देते हैं, जो विष्णु जी के अंशावतार थे, वो इस दिन समुद्र मंथन जो देवासुर संग्राम में हुआ था, देवासुर जो मंथन सागर मंथन हुआ था, देवों असुरों ने मिलकर जो सागर मंथन किया था, तो त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के फाउंडर माने जाते हैं, आज नेशनल आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो धन्वंतरी जी को कहते जिस वक्त निकले थे तो इनके सिर के ऊपर अमृत कलश था, जो कि चिकित्सा विज्ञान से भी संबंधित माना जाता है। धन्वंतरी जी को वैद्यों का समझो अधिष्ठाता माना जाता है। इस चिकित्सा का, आयुर्वेद का अधिष्ठाता माना जाता है। तो आज का दिन धन्वंतरी जी के नाम से है। और इस दिन लोगों के लिए संदेश तो ये है कि अपने स्वास्थ्य को पहले महत्व दें, धन को बाद में दें। लेकिन फिर भी क्योंकि उनके सिर पे कलश था, कोई कहते हैं चांदी का कलश था, तो लोग चांदी, ताम, पीतल इस दिन जरूर खरीदते हैं। कोई ना कोई बर्तन जरूर खरीदते हैं, उसको शुभ माना जाता है। इन दिनों में 5 त्योहार जैसे चलते हैं। आज हो गया धनतेरस, कल होगा नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और देवताओं को मुक्त किया था, क्योंकि असुरों का राज्य बहुत फैला हुआ था। तो ऐसी भी मान्यता है। फिर दीपावली, उसकी भी बात जो है आप जानते ही हैं कि श्री रामचंद्र जी उस दिन अयोध्या लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद, सीता जी को लेकर। और वहां सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद जो है वापसी हुई थी। तो इस दिन अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है, उसके बाद भैया दूज। ये सारे सिंबलिज्म है, इनके पीछे आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। तो अभी हम उस डिटेल में ना जाके, अभी हम सब मेडिटेशन करेंगे। सभी अपने पास आ जाएं। जिनकी भी वृत्ति बिखरी हुई है इधर उधर, अपनी वृत्तियों को एकाग्र कर लें, फोकस कर लें। अपनी भ्रिकुटी में आ जाएं, जहां मैं आत्मा निवास करती हूँ। भ्रिकुटी में उपस्थिति दर्ज कराएं। बी प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। भ्रिकुटी में एक दिव्य सितारा चमक रहा है। अखंड ज्योति जल रही है।
अखंड ज्योति आत्म ज्योति जल रही है। मैं आत्म ज्योति अखंड ज्योति आत्मा हूँ। यही आत्मा का दीपक, इसकी रोशनी कम हो गई है। क्योंकि ज्ञान घृत की कमी है। अभी परम पिता परमात्मा आत्म ज्योति में ज्ञान का घृत डाल रहे हैं। तो आत्म ज्योति बहुत अच्छे से जलने लगी है। हमें खुद की ज्योत जलानी है, आत्म ज्योति, और सर्व की ज्योत जलानी है। ये दीपावली त्योहार, दीपावली का अर्थ ही है दीपों की अवली, दीपों की पंक्तियां। तो हम सब आत्माओं को आत्म ज्योत जगानी है, दूसरों की भी ज्योत जगानी है। ज्ञान और योग से ये दीपक जलेगा। योग अर्थात परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम से कनेक्शन जोड़ना है। और कनेक्शन तभी जुड़ेगा जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होंगे। मेरे मस्तक में ज्योत जल रही है, मेरे मस्तक में ज्योत जल रही है, मेरे मस्तक में आत्म ज्योत जल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। रिलैक्स योरसेल्फ, अपने को रिलैक्स करें, कहीं तनाव ना हो, कहीं झुकाव ना हो। मस्तक में ज्योत जल रही। परम पिता परमात्मा जो अशरीरी हैं, विदेही हैं, इनकॉर्पोरियल हैं, निराकार हैं, ज्योतिर्मय है, ज्योतिर्लिंगम शिव हैं, जिनकी यादगार में मंदिरों में ज्योतिर्लिंगम शिव है। ऐसे समझो मेरे सिर के ऊपर ज्ञान सूर्य ज्योति स्वरूप परमात्मा अपनी किरणें बिखेर रहे हैं। मैं आत्मा शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणों को आत्मसात कर रहा हूँ। वो किरणें मेरे अस्तित्व का अंग बन रही हैं, इंटीग्रेट हो रही हैं मेरी पर्सनैलिटी में। मुझे आत्मा में वो किरणें एब्जॉर्ब हो रही हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर,
परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरा घर शांति धाम है। मैं शांति देश से इस धरा पर आई हूँ और ये शरीर रूपी वस्त्र पहनकर अपना पार्ट बजा रही हूँ। माता पिता बंधु सखा सब पार्ट हैं, रोल हैं। मैं आत्मा एक्टर हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति देश से इस दुनिया में आई हूँ। मुझे हर हाल में शांत रहना है। मुझे हर हाल में आनंद में रहना है। मुझे सब कुछ स्वीकार करना है जो भी इस ड्रामा में हो रहा है। वो मंगलमय कल्याणकारी है। ये ड्रामा मोस्ट एक्यूरेट बना हुआ है। कोई भी घटना घट जाए, फुल स्टॉप लगा देना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। शांति की अनुभूति करें। एक्सपीरियंस द पीस, एक्सपीरियंस द साइलेंस। We are the children of God। परमात्मा का अनुभव करें। उसकी वाइब्रेशंस, उसकी वेव्स, उसकी रेज चारों ओर से ईश्वरीय किरणों से घिरे हुए परमात्मा ने हमें आगोश में लिया है। रूहानी आगोश में है हम सब आत्माएं। उस आनंद की अनुभूति करें। सूक्ष्मता में जाएं, इंद्रियों से परे जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखी होके आनंद की स्थिति का अनुभव करें। मेरा मन शांत हो रहा है। शांति की स्थिति में बैठे और अपने साथ प्रतिज्ञा करें, मुझे हर परिस्थिति में अपने माइंड को कूल एंड काम रखना है। उत्तेजित नहीं होना है, आवेश में नहीं आना है, इरिटेट नहीं होना है, एक रस स्थिति में रहना है।
मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिवान है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। शक्ति स्वरूप आत्मा। आई एम ए पावरफुल सोल। आई एम नॉट ए वीक सोल। अपने को शक्तिशाली समझना। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। आई एम ए पावरफुल सोल। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। उससे पूर्व हम 3 बार करेंगे ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जो हमने टॉपिक लिया हुआ है, उस दिन हम बात कर रहे थे अपेक्षाओं की, एक्सपेक्टेशंस की। जो सबसे बड़ा दुख का कारण है वो है अपेक्षाएं दूसरों से। हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, और वो जब पूरा नहीं होता या सामने वाला पूरा नहीं करता तो हम उससे दुखी हो जाते हैं। तो हमने बताया था कि इन एक्सपेक्टेशंस को हमें मिनिमाइज कैसे करना है। तो उसके लिए हमने कहा था कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन कभी नहीं छोड़ना है, बातचीत करनी कभी नहीं छोड़नी है। क्योंकि अगर आपने कम्युनिकेशन छोड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएंगी रिलेशनशिप में, और फिर दूरियां बढ़ती जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जो एक्सपेक्टेशंस है उनको मन में नहीं रखना है। जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आप साफ साफ सामने वाले को बता दीजिए, तो सामने वाला अपनी प्रतिक्रिया देगा या अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस करेगा कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन प्लीज कम्युनिकेशन कभी ना छोड़िए, नहीं तो रिश्तों में समस्याएं आ जाती हैं। दूसरा हमने कहा था कि कंप्रोमाइज भी करना होगा। रिश्ते मतलब कंप्रोमाइज। क्यों क्यों करना पड़ता है कंप्रोमाइज? क्योंकि दो आत्माएं एक जैसी नहीं हैं। ये कल्प वृक्ष के पत्ते हैं सभी। कल्प वृक्ष का पत्ता आत्मा एक ना मिले दूसरे से, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस सबकी अलग अलग है, हमारी जर्नी अलग अलग है। हम चेतना के अलग अलग धरातल पर खड़े हैं। हमारे संस्कार अलग अलग है, हमारे गुण धर्म अलग अलग है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लेवल अलग अलग है। तो हम लोग जो है सोचते हैं कि मेरे जैसा ही दूसरा हो और मेरी जैसी ही उसकी समझ हो, और मुझे जैसे मेरी समझ ऐसे उसकी समझ हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसका भी अपना एक दृष्टिकोण है। तो दूसरा है कंप्रोमाइज। वी विल हैव टू कंप्रोमाइज। समझौता कौन करता है? मैंने उस दिन भी बताया, समझदार समझौता करते हैं। जो मूर्ख हैं वो कभी समझौता नहीं करते, क्योंकि रिलेशनशिप की वैल्यू बहुत अधिक है। अगर उसके लिए झुकना भी पड़े तो हमें झुक जाना चाहिए, लेकिन कभी रिलेशंस खत्म नहीं करनी चाहिए। तो हमें खास करके जो बहुत नज़दीकी संबंध हैं, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, डिस्टेंट रिलेशन तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो बहुत नज़दीकी रिलेशन है, जैसे पति पत्नी का संबंध है या कोई ब्लड रिलेशन है, संतान और पेरेंट्स का संबंध है, तो वहां पे हमें एक सिद्धांत हमेशा याद रखना चाहिए। वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत है लेट अस एग्री टू डिसएग्री। कि हम इस चीज पे राजी हो जाएं कि हम दो अलग अलग एंटिटीज हैं। हमारा थिंकिंग पैटर्न, फीलिंग पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न
सब अलग अलग हैं। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि फलाने को इस तरह से बिहेव करना चाहिए? ये हमारी मूर्खता है अगर हम ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि उसकी अपनी एक जर्नी है, उसके अनुसार उसको जो प्रॉपर लगता है वो करता है। मे बी ही इज रॉन्ग, आपकी दृष्टि में वो रॉन्ग हो सकता है, हो सकता है। जब आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू उससे पूछे तो वो कहे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और उसको सुन के कई बार लगता है कि वो भी ठीक है। एक बार किसी की शिकायत लेके जब हम बरेली में थे, मैं वहाँ मानसथली स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। तो आपस में किन्हीं दो लोगों की आपस में किसी बात पे जो है टिफ हो गई, झगड़ा हो गया। मेरे पास वो केस आया, जिसने शिकायत की थी अंत में वही दोषी मिला। तो नहीं तो नॉर्मली ये होता है, जिसने शिकायत की है वो दूसरे पे उसने बहुत दोष लगाए, लेकिन जब मैंने उसको फाइनल एनालिसिस में जिसने शिकायत लगाई थी उसी का दोष मुझे मिला, और उसको वार्निंग दी हमने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार वन साइडेड स्टोरी से सत्य का बोध नहीं होता, दोनों की सुननी चाहिए, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने चाहिए, और अनबायस्ड होके फिर निर्णय हमें करना चाहिए। बायस अगर होगा, मान लो आई एम टिल्टेड टुवर्ड्स माय ओन व्यू पॉइंट, अगर मैं अपने व्यू पॉइंट को हमेशा सही समझता हूँ, दूसरे के व्यू पॉइंट को गलत समझता हूँ, तो ये भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, समझौता तो कई स्थानों पे करना ही पड़ेगा, कई जगह चुप रहना ही पड़ेगा, कई जगह भुलाना ही पड़ेगा, कई जगह मिटाना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। तो इसलिए कंप्रोमाइज करना है। और तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट टू ए रिलेशनशिप, कमिटमेंट टू फिक्स द रिलेशनशिप। हमें, हमारे लिए हमारा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी भी कीमत पर अपना संबंध नहीं बिगाड़ेंगे। ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन हम अपने संबंध को बिगाड़े, ये मूर्खता है। तो इसलिए हमें कभी भी अपने संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए। दूसरा, ये हमेशा ही याद रखना चाहिए कि आपका जो भी पार्टनर है वो सेपरेट सोल है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, उस पर्सनैलिटी की जिससे भी आपका रिलेशन है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी वीकनेसेस हैं, अपनी जर्नी है। और एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि हम सब में भी बहुत गुण दोष, दोष हमारे में भी है, लेकिन परमात्मा ने हमें स्वीकार किया। जैसे परमात्मा ने हम सबको हमारी वीकनेसेस के साथ, हमारे विकारों के साथ, हमारी बुराइयों के साथ हमें इन टोटलिटी स्वीकार किया है, तो रिश्तों को भी बरकरार रखने के लिए तो हमें क्या करना होगा? हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा सामने वाले को एज ए होल, होल सेल्फ, होल सेल्फ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम्हारा ये हिस्सा मुझे पसंद है, ये हिस्सा पसंद नहीं। ऐसे तो शरीर में भी कोई गंदे हिस्से हो सकते हैं, कोई अच्छे हिस्से हो सकते हैं। क्या हम उनको शरीर से अलग कर सकते हैं? क्या जो ट्रीटमेंट आप हेड के साथ करते हैं वही ट्रीटमेंट आप सब अंगों के साथ करते हैं? नहीं करते ना। तो हम अपने पूरे शरीर को स्वीकार किए हुए ना। ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो गंदे वाला हिस्सा है, उसको क्या शरीर से काट के अलग कर दिया जाए? ऐसा नहीं होता। तो वी हैव टू एक्सेप्ट इन टोटलिटी, तब हमारी गाड़ी चलेगी। और कोई भी रिश्ता तब जो है प्रॉस्पर करता है या आगे बढ़ता है जब हम दोनों जो भी रिश्ते में इन्वॉल्व हैं एक दूसरे को लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस दें, एक स्वतंत्रता दे, दोनों को बांध के ना रखें। अगर आपने किसी को बहुत बांध दिया तो वो रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर करीबियां आएंगी तो फिर कई बार बहुत ज्यादा दूरियां भी आ जाती।
तो इसलिए ए लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको मैं बोलता हूँ ऑप्टिमम डिस्टेंस। और आजकल कोरोना काल में भी कहते हैं 2 गज की दूरी बना के रखें, इन्फेक्शन से बचना है। तो ये लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस हर एक को हमें देना है, एक प्रॉपर ऑप्टिमम डिस्टेंस रखना है, रिश्तों की मर्यादाएं रखनी है। तो हमारी ये प्रॉब्लम्स जो हैं, एक्सपेक्टेशन रिलेटेड जो दुख हैं, स्ट्रेसेस हैं, वो कम हो सकते हैं, मिनिमाइज हो सकते हैं। फिर थोड़ी सी बात हम आज करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर। स्ट्रेस के टाइप क्या हैं, बचपन से लेके और शरीर छोड़ने तक जीवन के हर कदम पे कोई ना कोई तनाव हर एक को है। हर कोई ना कोई तनाव एक्सपीरियंस करता है अपने जीवन में। कोई भी व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जो कहे मुझे कभी तनाव नहीं हुआ, मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुआ। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबॉडी एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस। हम शुरू करते हैं चाइल्डहुड से। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, उससे पहले तो माँ बाप के लिए वो स्ट्रेस है ही है, उसका ध्यान रखना है, उसकी फीडिंग करनी है। और बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो एक तरह से उस वक्त स्ट्रेस फ्री है। लेकिन उसको भी अगर आप सुई चुभोगे तो पता लगता है, दर्द होता है, पेट में दर्द होता है तो बच्चा रोता है, माँ समझती है उसकी भाषा। तो चाइल्डहुड स्ट्रेस देखो आजकल, जैसे बिग स्कूल है, बिग स्कूल बैग बैग जो है, स्कूल का जो बस्ता है वो कितना बड़ा है। LKG UKG वगैरह में भी अब तो धीरे धीरे जो है फन स्टडीज शुरू हो रही हैं कि बच्चे को घर का काम नहीं देना है और जो है खेलते हुए उनको सिखाना है, लर्निंग वाइल प्लेइंग। तो इस तरह के अब जो है निकल रही है, जो अच्छी बात है कि बच्चे को हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। पहले आपको पता होगा 6 साल की उम्र में जाके स्कूलों में एंट्री होती थी, अब 3 साल से ही शुरू हो गया है। तो छोटे बच्चे को भी हमने स्ट्रेस दिया है, उसको भी हम कहते हैं कि क्लास में वो टॉप 10 में होना चाहिए, टॉप 5 में होना चाहिए, जैसे कि वो IAS के भी ध्यान दे रहा हो। तो हमें इतना तनाव बच्चों को नहीं बनाना चाहिए। और फिर होता है एडोलेसेंट स्ट्रेस। एडोलेसेंट मैंने किशोर अवस्था, जब शरीर में परिवर्तन शुरू होते हैं, नर हो नारी हो, दोनों के शरीरों में परिवर्तन होते हैं, तो उसका भी एक स्ट्रेस होता है। लड़कियों को भी होता है, लड़कों को भी होता है, किशोर अवस्था का स्ट्रेस। उनको समझ नहीं आती हम बड़े हो गए या छोटे हुए। जब वो बड़े कहते हैं अपने को तो घर वाले कहते तुम छोटे हो, जो कहते हैं हम तो छोटे हैं, घर वाले कहते हैं अब तो तुम बड़े हो गए। तो वो भी तनाव में रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगता एडोलेसेंस एज में कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एग्जामिनेशन वगैरह देने पड़ते हैं, उसका फोबिया होता है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है। क्यों? पेरेंट्स जो हैं बच्चे को कहते हैं, स्कूल वाले भी, कि आपके नंबर बड़े अच्छे आने चाहिए। तो बच्चा जो है हर वक्त तनाव में है, क्योंकि वी आर डिमांडिंग फ्रॉम हिम, हाई मार्क्स ला के दिखाओ। कई माँ बाप तो लालच भी देते हैं बच्चों को कि अगर तुम मेरिट में आए, तुम्हारे 90+ आए, हम आपको मोटरसाइकिल लेके देंगे। इस तरह के कई भी गिफ्ट्स देते हैं। फिर कईयों को ऊंचाइयों का डर होता है, कईयों को जहाज में बैठने का डर होता है, कईयों को सबसे बड़ा स्ट्रेस है वो इकोनॉमिक स्ट्रेस है। अगर आपके पास धन का अभाव है तो वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। फिर कईयों को करियर स्ट्रेस होता है, पढ़ लिख गए नौकरी नहीं मिली, या नौकरी मिल गई समय पे प्रमोशन नहीं हो रही है, हर साल लेट करते जा रहे हैं, डिलेड प्रमोशन हो रही है। तो उसका भी एक तनाव जो है मन में होता है। कईयों को कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन करनी हो, अपनी बात भीड़ के सामने कहनी हो या ज़्यादा लोगों के सामने या ग्रुप के सामने कहनी हो, तो उनको तनाव होता है। कई लोग मंच पे आते हैं तो टंग टाइड हो जाते हैं,
मतलब बोल नहीं सकते, ब्लैंक हो जाता है माइंड। ये सारे स्ट्रेस के कारण है। और जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनको ये तनाव होता है हर वक्त, क्योंकि वो सरवाइव तभी करेंगे अगर नया आइडिया सोचेंगे, नई रिसर्च करेंगे, इनोवेटिव रिसर्च करेंगे। उनको साइंटिस्टों को अपना तनाव, हर बिजनेस वाले को अपना तनाव है, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं नई चीज कैसे ऐड करूं। अगर नई चीज नहीं ऐड करोगे, जैसे आप देखो मोबाइल्स में रोज नए नए वर्जन आ रहे हैं, तो लोग खरीदते रहते हैं। अगर वही 10 साल पुराना चलता रहे, कोई खरीदेगा? तो हर जगह स्ट्रेस है। इनोवेशन का भी एक स्ट्रेस है, और एक स्ट्रेस मैट्रिमोनियल है शादी का स्ट्रेस। जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी तनाव में है कि शादी जब होगी पता नहीं भाग्यवान कैसी निकलेगी। और वो सोचती है हमारा देवता पता नहीं कैसा निकलेगा, देवता निकलेगा कि असुर निकलेगा। तो मैट्रिमोनियल स्ट्रेस बिफोर भी है, शादी के पहले भी है कि क्या होगा। ये भी कहते हैं ना, शादी भी जुआ है। अगर ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ा गया, तो सारी जिंदगी की उम्र कैद है। हमने देखा है, उम्र कैद की तरह होती है, और इसको अंडू करना भी आसान नहीं होता। शादी को कैंसिल करना इतना आसान नहीं होता ना, डाइवोर्स लेना। मैट्रिमोनियल स्ट्रेस बिफोर भी है, और आफ्टर शादी हो गई तो पहले तो सोचते थे कि एक लड़की के साथ शादी हुई है, बाद में पता लगता है तो पूरा खानदान लंबा चौड़ा विस्तार है। और लड़की को पता लगता है कि अब केवल लड़का नहीं रहा, पहले तो लड़के को ही देखते थे लव मैरिज में, फिर बाद में पता लगता है माँ भी है, पिता भी है, भाई बहन भी है, और आगे चाचे मामे काके भी हैं। तो बड़ा स्ट्रेस होता है। शादी कोई सिर्फ दो रूहों की नहीं होती। मेरे पास लोग आते कुंडली मिलवाने के लिए कि कुंडली मिला दो, कितने गुण 36 में से मिलते हैं। लेकिन हमने तो देखा कमाल की बात है, ब्राह्मण लोग सिर्फ गुणों को देख के बता देते हैं, 36 में से 32 मिलते हैं तो कर दीजिए शादी। लोग कर देते हैं बड़ी खुशी से, अरे 36 में से 34 गुण मिलते हैं, 32 गुण मिलते हैं, और बाद में तलाक हो जाता है हमने देखा बरेली में एक ऐसा केस, 36 में से 32 गुण मिलते थे और तलाक हुआ। तो ये जो सिर्फ गुणों की धारणा है ज्योतिष में, वो भी गलत। केवल गुणों से नहीं होता है, और पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। तो उनको भी स्ट्रेस होता है। हम तो अब ये कहना शुरू कर दिया है कि लड़की की या लड़के की कुंडली जो है उसकी सास से मिलानी चाहिए। लड़का लड़की कई बार ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन रिश्तेदार संबंध ठीक ठाक रहने नहीं देते। वहां भी कई तरह के स्ट्रेस है। तो मैट्रिमोनियल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बिफोर एंड आफ्टर। पहले भी स्ट्रेस होता है और बाद में भी तनाव होता है। फिर जो है पेरेंट्स पे, बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का जो है स्ट्रेस है। प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन भी बहुत हैं, जैसे आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रचलन हो गया है। माँ बाप जो लड़कियों के हैं वो विशेष रूप से तनाव में रहते हैं। बच्चों की, टीनेजर्स की प्रॉब्लम बहुत सीरियस है आज के युग में। मर्यादाएं टूट रही हैं, तो पेरेंट्स को भी हर वक्त स्ट्रेस है। फिर कईयों को संबंधों में तनाव के कारण स्ट्रेस। आप जानते हैं कि आजकल मोर देन 50% जो है कई बार डाइवोर्सिस की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ बच बच जाते हैं कोई काउंसलिंग कर करके, कई बार नहीं बचते हैं। तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम बहुत हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो गई। तो पता नहीं क्या क्या जो है इस दुनिया में हो रहा है। तो इसलिए रिलेशनल स्ट्रेस बहुत है। फिर ओल्ड एज का स्ट्रेस है, सबसे बड़ा स्ट्रेस। उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे, डिजेनरेटिव प्रॉब्लम शुरू हो जाती
बुजुर्ग होने लगता आदमी, शरीर में वियर टियर हो जाता है, जो चमड़ी है वो हड्डियों को छोड़ने लगती है। फिर कोई बीमारी लग गई लंबी, किसी को दमा हो गया, कुछ हो गया, तो प्रलॉन्ग इलनेस, अगर लंबे समय तक बीमारी चलती, उसका स्ट्रेस है। ओल्ड एज स्ट्रेस बहुत भारी स्ट्रेस। बच्चे पूछते नहीं, जिन बच्चों को पैदा किया था, हम ऐसी कई फैमिलियां जानते हैं, 2 बेटे हैं, दोनों विदेश में, माँ बाप यहाँ अकेले रह रहे। कई जगह मैंने ऐसे केस देखे हैं, बेटे हैं लेकिन बेटे कोई मदद नहीं कर पा रहे अपने माँ बाप, तो वहां अपने मजे से रह रहे हैं। माँ बाप को पूछ लिया, वो लक्की माँ बाप है, नहीं तो बेचारे क्या कहें, बहुत दुखी रहते। लोगों ने सोचा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आजकल कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात तो है, कई वृद्ध आश्रम में छोड़ देते, जो इस समाज का नासूर है। तो इसलिए ओल्ड एज का स्ट्रेस भी बहुत है। और एक स्ट्रेस जो बहुत बड़ा माना जाता है, वो होता है जो जहाज में एयर क्रू होता है, जो जो होस्टेस हैं, उनका पायलट्स हैं, या उनका सारा स्टाफ है, उसमें जो पायलट है उसका स्ट्रेस तो कई गुना है। अगर मौसम खराब हो गया या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, इंजन ने काम करना बंद कर दिया, तो दे हैव टू टेक स्प्लिट सेकंड डिसीजंस। एक सेकंड से भी कम में निर्णय लेना होता है, क्योंकि अगर बड़ा जहाज है तो कई लोगों की जिंदगी खत्म हो सकती है। उनको बड़ा स्ट्रेस होता है कि कुछ ऐसा हमसे ना हो जाए। और जित जैसे ही स्ट्रेस होगा, एक बात समझ लीजिए कि आपकी कंसंट्रेशन डिक्लाइन हो जाएगी, आपका मन की एकाग्रता कम हो जाएगी, और फिर आप निर्णय गलत लोगे। तो उस वक्त कूल एंड काम बनाने के लिए ये जो पायलट्स हैं, इनको भी रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन एक्सरसाइजेस कराते हैं। उनको कोई ऐसी चीज खाने पीने नहीं देते जो उत्तेजक। जैसे मैंने एक बार बताया था कि सिंगापुर में अगर कोई लहसुन खा लेता है पायलट, तो 3-4 घंटे तक उसको फ्लाइट नहीं दे देते, क्योंकि उन्होंने ऐसी फाइंडिंग है कि लहसुन खाने से जो डिसीजन मेकिंग है या रिएक्शन टाइम वो वर्ड यूज करते हैं, वो पुअर हो जाता है। तो कई प्रकार की ये जो है स्ट्रेस हैं जिंदगी के अंदर, और हर एक को कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है। और इसका कारण तो हम सब जानते ही हैं। स्ट्रेस का कारण सबसे बड़ा होता है कि हम अनिष्ट की आशंका करते हैं, कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा, कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे ये ना हो जाए, मुझे बीमारी ना हो जाए। तो वी आर ऑलवेज इनवाइटिंग दोज नेगेटिव थिंग्स। सबसे बड़ा कारण वो होता है अनिष्ट की आशंका, एंटिसिपेटिंग समथिंग बैड और समथिंग रॉन्ग इन फ्यूचर। कहीं ये ना हो जाए, मेरी शादी होगी तो क्या होगा, लड़की पता नहीं कैसी निकलेगी, मेरा कहना मानेगी या नहीं मानेगी। वो सोचती है कि मेरा पति पता नहीं कैसे निकलेगा, सज्जन होगा कि भूत प्रेत होगा। तो इस प्रकार की बातें हर जगह चलती हैं। और उसमें जो अनिष्ट की आशंका करते हैं, उनके अंदर फिर नेगेटिव थिंकिंग बहुत होती है। मान लो उदाहरण के तौर पे आपकी बेटी रोज जाती है ट्यूशन पे और शाम को 6:30 बजे वापस आ जाती, आज नहीं लौटी, 7:30 हो गए, तो व्हाट यू विल थिंक? माँ क्या सोचेगी बेटी के बारे में? क्या उसके दिमाग में कोई अच्छी बात आएगी? कुछ नहीं आएगी, बहुत कुछ सोच लेगी। रास्ते में रेलवे का फाटक है, वहां ना कुछ हो गया हो, कोई मिसहैप ना हो गया हो, किसी ने कुछ ऐसा छेड़ ना दिया हो, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे वो, नेगेटिव थिंकिंग। और उससे लॉट ऑफ स्ट्रेस विल बी देयर। सिर जो है बिल्कुल भारी हो जाएगा, सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर कर। तो थोड़ी देर में हम देखते हैं वो बेटी आ जाती है, वो कहती, मम्मी आज ना जाम लगा हुआ था बहुत,
ये दिवाली निकट है ना, इसलिए जाम लगा हुआ था। तो एकदम जो है स्ट्रेस रिलीज होता है, फिर वो हम लोगों को दिखता है। स्ट्रेस रिलीज होता है वो भी दिखता है, स्ट्रेस होता है वो भी दिखता है, नेगेटिव थिंकिंग होती है वो भी दिखती है। कई लोगों को तो नेगेटिव थिंकिंग का स्वाद पड़ जाता है। अगर वो सारा दिन पॉजिटिव थिंकिंग में गुजारे तो उनको लगता है यार ये आज क्या क्या हुआ। सारा दिन वो उनको नेगेटिव थिंकिंग ही अच्छी लगती है। और दूसरा कारण जो बहुत बड़ा होता है वो है अज्ञात का भय, फियर ऑफ द अननोन। फियर ऑफ द अननोन, हम लोगों को अज्ञात का भय है, इसलिए हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि अज्ञात को ज्ञात कर लें। हम और भी कई लोगों के पास जाते हैं जो आगे की बता देते हैं कि हमें कोई बता दे, अज्ञात को ज्ञात कर दे। लेकिन ज्ञात होने पे कई बार और दुखी हो जाते। किसी को पता लग जाए कि तुम्हारा एक्सीडेंट होना है नेक्स्ट 10 डेज में, फिर और ज्यादा दुखी हो जाते। कई लोगों को फिर क्या है, अज्ञात में क्या आ जाता है, एग्जामिनेशन भी अज्ञात में आता है। पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू भी उसी में आता है, इंटरव्यू का फियर, पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछे, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, क्या मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये सारी चीजें। फिर हमारी फैमिली से एक्सपेक्टेशंस है, अपने दोस्तों से एक्सपेक्टेशंस है, उसकी हमने चर्चा काफी ज्यादा की। एक्सपेक्टेशन से हमें बचना है और टोटलिटी में स्वीकार करना। और फिर वाइसेस एंड बैड हैबिट्स, हम देखते हैं कि हमारे अंदर बुराइयां हैं, बैड हैबिट है, गंदी आदतें हैं। कईयों में ग्रीड का संस्कार है, बहुत लोभी। कईयों को गुस्सा बहुत आता है, भयंकर गुस्सा। ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने अपने घर में टीवी तोड़ दी। और अभी लेटेस्ट केस हमने सुना था, वो अपनी मोटरसाइकिल में ही आग लगाने लगा था, किसी तरह उसको समझा बुझा के रोका, इतना गुस्सा आया। फिर कई ड्रग एडिक्ट है, ड्रग एडिक्शन आजकल बहुत है, पंजाब पूरा उसमें डूबा पड़ा है। फिर कईयों को स्मोकिंग की बीमारी है, चेन स्मोकर है। और आजकल सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है वो है इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन। हर वक्त हम, जो हमारा इंटरनेट का टाइम है कईयों का, 24 घंटे में से 15-15 घंटे जो है वो इंटरनेट पे लगे रहते हैं। जो सोने का टाइम है वही शायद बचता है। तो इस तरह से कई प्रकार के हम लोगों ने ये तनाव पाल रखे हैं। तो हम इसकी चर्चा आगे भी करते रहेंगे, का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि ये टॉपिक मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, हाउ टू मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। ये सारी चीज़ें यहाँ हम सीखने की बात कर रहे हैं। तो वो तभी, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा है। आजकल त्योहारों में बिजी हैं, मार्केट में। आज हम थोड़ी देर के लिए गए तो देखा कार जो है रखने की जगह नहीं है कहीं पे भी। तो बहुत ही जो है ना उमंग उल्लास का वातावरण है। सारा शहर जो है खूब चकाचक हुआ हुआ है, रंगारंग चल रहा है प्रोग्राम। तो सब जो है नई खरीदा खरीदी में लगे हुए हैं। तो इसलिए 2-3 दिन हम सोच रहे हैं, जब ये उत्सव का फेस्टिव माहौल चेंज होगा थोड़ा और फिर आत्माएं जुड़ेंगी, तो हम इस टॉपिक को अभी भी कंटिन्यू रखेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज योर माइंड। अपने मन को कैसे मैनेज करें, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स सिखा रहे हैं हम, हाउ टू मैनेज योर लाइफ। तो ये तभी होगा जब हम सारे मिलजुल के इसको करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी हम सब मिलकर लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
ये भावना रखते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आत्माएं जुड़ी हैं उन सब का बहुत बहुत साधुवाद। और आप अच्छे से त्योहार मनाइए, लेकिन सावधानी से मनाइए, कोई भी मिसहैप नहीं होना चाहिए। वो दिवाली पे कम से कम जो ऑर्गेनिक या ग्रीन पटाखा कह रहे हैं उन्हीं का यूज करें, क्योंकि पॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत है। हम उसमें ऐड ऑन ना करें और हम लोग बहुत खुशी खुशी दिवाली मनाएं, मस्ती से मनाएं और आत्मा का दीपक जला के दिवाली मनाएं। और हमारे भीतर जितने भी नेगेटिविटी आसुरी वृत्तियां हैं उनको खत्म करके ये दिवाली मनाएं और अपने साथ कोई ना कोई प्रतिज्ञा करें कि मैं अपनी कमी दूर करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।